जय हिंद साथियों। देखिए, पिछली क्लास में हम लोग क्रांतिक कोण पढ़े थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक, तो पूर्णांतरिक परावर्तन समझते हैं और क्रांतिक कोण अगर समझ में आ गया है तो पूर्णांतरिक परावर्तन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए देखते हैं। पिछली क्लास में जो क्रांतिक कोण पढ़े थे, हमने बताया था कि जैसे जैसे जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित हो रही हो, तो जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण बढ़ता था। जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाते थे अपवर्तन कोण बढ़ता था। और एक ऐसा भी समय आता था कि जब अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। बढ़ाते आपतन कोण हो आप, अपवर्तन कोण आपके हाथ में नहीं है बढ़ाना, बढ़ाते आपतन कोण हो। किरण को हम लंब से थोड़ा से दूर से गिराते हैं तो आपतन कोण जैसे जैसे बढ़ता है अपवर्तन कोण खुद ब खुद बढ़ता है। जब किरण सघन से विरल में जाती है, जब सघन से विरल में जा रही है अपवर्तन कोण बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा भी आता है आर का वैल्यू 90 हो जाता है। और जब आर का वैल्यू 90 हो जाता है तो उस आपतन कोण को हम क्या कह देते हैं? क्रांतिक कोण। जिस आपतन कोण पर आर का वैल्यू 90 होता था उसे हम कहते थे क्रांतिक कोण। किसे? उस आपतन कोण को। आई को सी बोलते हैं। वह आई जिस पर आर का वैल्यू 90 मिलता है। लेकिन अब अगर आप इस आपतन कोण से भी अधिक कोण कर दो तो क्या होगा? तभी तो क्रांति मच जाएगी। तो होगा क्या? चलो देखते हैं। यही सघन माध्यम विरल माध्यम है जो यहाँ हम उठा के लाए हैं। अब लेकिन आपतन कोण जो सी के बराबर है, अर्थात एक कोण सी के बराबर है, अब हम इस कोण से भी ज़्यादा बड़ा कोण यहाँ बनाने वाले हैं। तो जब इससे बड़ा कोण यहाँ ले आओगे आप तो होगा क्या? किरण के साथ देखो, चलो देखते हैं। ये हम आपतन कोण क्या किए और बड़ा कर दिए। यहाँ आई क्या हो गया? बड़ा हो गया सी से। इसका सी जो भी क्रांतिक कोण है, जैसे अगर एक कांच हो, ये वायु हो, तो ये इस समय ये आपतन कोण 42 अंश होगा। अगर ये जल हो, ये वायु हो, तो इस समय ये जो आई है अर्थात क्रांतिक कोण है 49 अंश होगा। अगर ये हीरा हो, ये वायु हो, तो इस समय ये क्रांतिक कोण का वैल्यू क्या हो जाएगा? 24 अंश होगा। क्योंकि जल का क्रांतिक कोण 49 अंश होता है, कांच का क्रांतिक कोण 42 अंश होता है और हीरे का क्रांतिक कोण 24 अंश होता है। ये सभी पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। और क्रांतिक कोण निकाला कैसे जाता है वो भी सिखा दिया हूँ, जादू भी सिखा दिया हूँ, बेहतरीन फार्मूला अपने तरफ से भी अलग से दे दिया हूँ एक, जिससे आप बड़े से बड़ा सवाल जल्दी से निकाल सकते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम देखते हैं कि पूर्णांतरिक परावर्तन। तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा कर दिए तो होगा क्या? जब आपतन कोण आप क्रांतिक कोण से ज़्यादा कर दिए तो भाई क्रांतिक कोण पर ही तो यहाँ बॉर्डर तक टच कर गई थी किरण हटते हटते। अब कहाँ जाएगी? बॉर्डर को तो पहले ही टच कर चुकी है, सी पर ही। तो अगर आई का वैल्यू आप ज़्यादा कर दिए तो किरण अब इसी माध्यम में लौट जाएगी, अर्थात सघन से आ रही सघन में चली जाएगी। तो ये क्या हो गया? ये तो शर्त परावर्तन हो गया। यहाँ जो ए आर बना है ये कौन सा आर है? परावर्तन कोण है। ए आर कौन सा कोण है? यहाँ जो आर आया ये है परावर्तन कोण, ये है परावर्तन कोण, ध्यान दीजिएगा। अपवर्तन कोण नहीं है। यहाँ जो आर है ये आर अपवर्तन कोण है आपका, लेकिन ये आर क्या है? परावर्तन कोण। क्योंकि आई बराबर आर होगा, यहाँ आई बराबर आर होगा, क्योंकि परावर्तन का नियम फल होगा, क्योंकि हो चुका है परावर्तन यहाँ। क्योंकि किरण सघन माध्यम से सघन माध्यम में ही लौट गई, अपने माध्यम में ही लौट गई। क्यों? क्योंकि आपने आपतन कोण का मान इतना ज़्यादा कर दिया कि हर एक सघन माध्यम का, पहले तो जान लो दुनिया में हर एक सघन माध्यम का अपना एक क्रांतिक कोण होगा। और भले वो पारदर्शी कहलाता है, भले वो पारदर्शी है, लेकिन सभी किरणें उससे पार नहीं जाती। किसी भी पारदर्शी माध्यम से सब किरण पार नहीं जाती, ध्यान देना। चाहे जल हो, कांच हो, हीरा हो, कुछ भी हो, केवल वही किरणें पार जा पाती हैं जिनका आपतन कोण उस माध्यम के क्रांतिक कोण से कम होता है। जिनका आपतन कोण उस माध्यम के क्रांतिक कोण से अधिक होगा वह किरण दूसरे माध्यम में नहीं जा पाएगी, उसी माध्यम में वापस लौटा दी जाएगी, वो दुनिया का चाहे जो सघन माध्यम हो। ठीक है, तो आइए, जैसा कि हमने यहाँ देखा कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से जब अधिक कर दिए तो किरण इसी माध्यम में लौटा दी गई। तो सघन माध्यम से विरल में जाना चाहती थी लेकिन सघन में ही वापस लौटा दी गई। तो अगर कोई प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अगर प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन आपने देखा हो तो यही पढ़ाया गया था, जब किसी भी चिकने तल से टकरा कर प्रकाश अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए, तो अपने माध्यम में वापस लौट गई, प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो चलो देखते हैं इसका नाम कैसे पड़ा। परावर्तन हुआ है, ठीक सर, यहाँ तक परावर्तन शब्द समझ में आ गया। फिर कह रहा है कि अपने ही माध्यम में, देखो अंदर ही अंदर हो रहा है कि नहीं, देखो अंदर ही अंदर है इसलिए लिखा गया है आंतरिक, अंदर ही अंदर है इसलिए लिखा गया आंतरिक। और पूरी किरण टोटल जिनका भी आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा, पूरी किरण माने पूर्ण, सभी किरणें, चाहे जितनी भी किरण गिराओ किसी भी सघन माध्यम के क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, वो उसी माध्यम में वापस कर दी जाएंगी, पूरी किरण, इसीलिए लिखा गया पूर्ण। अंग्रेजी में भी देख लो, टोटल माने पूरी किरण, टोटल, इंटरनल माने अंदर ही अंदर, और रिफ्लेक्शन माने अपने माध्यम में लौट जाना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। कोई समस्या नहीं। इसका मतलब है कि जब कोई भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक करने पर पूरी किरण सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इसी घटना को क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या शार्ट में बोलो तो TIR। शार्ट में क्या बोल सकते हो? TIR, ये भी बोल सकते हो। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहने में तकलीफ हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहने में बड़ा लग रहा है, तो TIR बोल सकते हो, छोटा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, इसका मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहली शर्त, किरण सघन से विरल में जा रही हो, तब एक घटना देखने को मिलेगी। विरल से सघन में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि विरल से सघन में तो क्रांतिक कोण ही नहीं मिलेगा, और क्रांतिक कोण के बाद कोण अधिक कराओगे तब ये घटना होगी। समझ में आया? एक डायलॉग होता है कि जहाँ से तुम सोचना ख़त्म करते हो वहीं से हम सोचना शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब जहाँ से क्रांतिक कोण ख़त्म होता है वहीं के बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन शुरू होता है। मतलब क्रांतिक कोण अर्थात यहाँ इस कोण पर जाके आप इस आपतन कोण पर किरण यहाँ तक पहुँच गई है, अपवर्तित किरण। अब इसके बाद आपतन कोण बढ़ाओगे, अर्थात क्रांतिक कोण जहाँ सोचना खत्म कर रहा है उसके बाद सोचना शुरू कर रहा है, उसके बाद आपतन कोण बढ़ाओगे तो ये घटना देखने को मिलेगी। कौन सी घटना? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अर्थात पूर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि टोटल किरण। पूर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि टोटल किरण लौटती है कहाँ? अंदर ही अंदर। देखो अंदर से आई अंदर ही गई, ये अंदर माध्यम है सघन, तो अंदर से आई अंदर ही गई, इसलिए आंतरिक बोला जाता है। और लौट जाना मतलब परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नाम क्यों पड़ा है? समझ में आ गया? अच्छा, नाम ही बेसिकली है और कुछ नहीं। तो चलिए, ये बातें समझ में आ गई। तो इसके लिए शर्त क्या है? सघन से विरल में जा रही हो, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, दो शर्त है। ठीक, इसके एग्जाम्पल क्या है? हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मृगमारिच का बनना, इंडोस्कोपी, ऑप्टिकल फाइबर, ये सभी इसी घटना पे आधारित हैं। ठीक है, तो इस पर न्यूमेरिकल भी आज हम करेंगे। बातें समझ में आ गई होंगी। तो थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप जल से वायु में ले जाना चाहते हैं किरण, तो कौन कौन सी किरण जाएगी? चूँकि जल से वायु के लिए जो क्रिटिकल एंगल होगा वो होता है 49 डिग्री। तो सोच लो वायु में कौन सी किरण जाएगी? अगर आई का मान, अगर ये मान लो जल होता और ये वायु होता, तो 49 अंश पर किरण यहाँ पहुँचेगी। समझ लो, यहाँ हम बना के दिखा रहे हैं आपको। देखिए, अगर मान लीजिए ये जल है ऊपर, तो एक एंगल हो गया ये 49 अंश, ये 49 अंश पे अपवर्तित किरण यहाँ पहुँच जाएगी, R90 हो जाएगा 49 अंश। अब जो आपतन कोण 49 से कम पे आएगी तो किरण हवा में जाएगी। किरण 49 से कम अगर आपतन कोण होगा तो किरण क्या होगा? हवा में जाएगी। लेकिन 49 से अधिक हुआ तो किरण इसी माध्यम में लौटा दी जाएगी। क्रांतिक कोण का मतलब समझ में आया? फिर से दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए कोई भी कोण और दूसरा ले लो, मान लो ये हीरा हो गया, ऊपर क्या है? हीरा, नीचे क्या है? वायु। हीरे का क्रांतिक कोण कल बताए थे 24 अंश होता है। तो इसका मतलब अगर कोई हीरे से ऊपर क्या है? हीरा है, ठीक है, ये हीरा है मान ली। अब अगर ये हीरा है और इसका ये आपतन कोण किरण गिर रही है 24 अंश पे, तो 24 अंश पे अगर आ रही है तो
क्योंकि हीरे का क्रांतिक कोण 24 अंश होता है, तो इसका मतलब R90 हो जाएगा कि अपवर्तित किरण यहाँ पहुँच जाएगी। अब 24 अंश से अगर कम आपतन कोण पर कोई किरण लाओगे तो वो किरण हवा में ज़रूर जाएगी, ये एयर में जाएगी। लेकिन अगर 24 अंश से ज़्यादा कोण पर लाए आप तो जीवन में एयर में नहीं जाएगी, इधर लौटा दी जाएगी वो। अर्थात केवल वही किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा पाती हैं जिनका आपतन कोण उस सघन माध्यम के क्रांतिक कोण से कम होता है। अगर उस सघन माध्यम के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर आप गिरा दोगे तो जीवन में किरण हवा में नहीं जा पाएगी या दूसरे माध्यम में नहीं जा पाएगी, वो उसी माध्यम में वापस लौटा दी जाएगी। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है। जैसे आप बताइए हमें कि जल का क्रांतिक कोण कितना होता है? 49 अंश। तो 51 अंश पे किरण अगर आपतन कोण होगा तो किरण जाएगी हवा में? नहीं जाएगी। क्यों? क्रांतिक कोण से अधिक होगा, जल में ही वापस हो जाएगी। मान लीजिए कांच का कितना क्रांतिक कोण होता है? पिछली क्लास में सब बताए हैं, 42 अंश होता है। तो मैं 43 अंश पे किरण गिराऊँ अगर आपतन कोण 43 अंश हो, जल से हवा में ले जाना है, कांच से हवा में ले जाना है, तो कांच से बाहर जा पाएगी 43 अंश पे? नहीं जा पाएगी। 39 पे गिराऊँ तब चली जाएगी। 42 से कम होगा तो चली जाएगी, 42 से ज़्यादा होगा तो नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि कांच का क्रांतिक कोण 42 अंश है। अच्छा, हीरे के लिए 24 अंश क्रांतिक कोण, तो अगर 25 अंश आपतन कोण होगा तो किरण हीरे में ही लौटा दी जाएगी। लेकिन अगर 23 अंश होगा तो किरण हवा में चली जाएगी। बातें समझ में आ गई? क्रांतिक कोण का मतलब समझ में आ गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब समझ में आ गया। ये भी समझ में आ गया होगा कि सघन माध्यम में अर्थात पारदर्शी है लेकिन सभी किरण बाहर नहीं जा पाएंगी, केवल वही किरणें बाहर जा पाएंगी जिनका आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम होगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया। अब देखिए हमने आपको समझाया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, हम लिख दिए हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम्पल भी लिख दिए, इसका शर्त भी। इंटर की परीक्षा में आया था केवल शर्त। इसकी शर्त क्या है? तो शर्त इसके दो होते हैं कि किरण सघन से विरल में आपतित होनी चाहिए। ऐसा हो रहा हो तब आगे देखेंगे, नहीं तो देखेंगे ही नहीं। सघन से विरल में जा रही होगी तभी ये घटना चांस है, विरल से सघन में तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्रांतिक कोण नहीं मिलेगा। और ये घटना तब होगी क्रांतिक कोण के बाद ये घटना शुरू होती है। आई बड़ा होना चाहिए सी से। दूसरा शर्त ये है आई बड़ा हो सी से, और पहला कि सघन से विरल में जा रही हो तब हम देखेंगे इसे। ठीक है, तो दो शर्त है। बाकी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही प्रकाश किरण का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक करने पर पूरी किरण सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, और इसका एग्जाम्पल क्या है? हीरा जो चमकता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। रेगिस्तान में जो मृगमारिचकाएँ बनती हैं, सर मृगमारिचका क्या होती है? पेड़ का जो पौधे होते हैं उनका उल्टा इमेज बनना और हमें पानी जैसा आभास होना। पानी जैसा आभास होता है उसी को मृगमारिचका कहते हैं। ठीक है, मतलब आभास होता है, होता नहीं। जैसे मई के महीनों में सड़कों पर भी देखिए तो ऐसा लगता है जैसे पानी है, वो भी मारिचका ही है। ठीक है, तो मारिचकाएँ होती हैं, रेगिस्तानों में बनती हैं और ठंडे प्रदेशों में भी बनती हैं। रेगिस्तान में क्या होता है? वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। लेकिन ठंडे प्रदेश में, ध्रुवीय प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में कैसे बनता है पता है? जैसे समुद्र में कोई थोड़ा छोटा नाव है तो उसका इमेज उल्टा ऐसे दिखेगा, लटका हुआ ऊपर। तो ये मारिचकाएँ कैसे बनती हैं? TIR के कारण ही बनती हैं। मिराज कहाँ बनता है? वहाँ भी बनता है। कहाँ? ठंडे प्रदेशों में भी और रेगिस्तान में भी बनता है। वो इसलिए कि एयर में डेंसर और रेयर मीडियम बन जाता है और वहाँ से TIR की घटना हो जाती है। ऑप्टिकल फाइबर हिंदी में प्रकाशिक तंतु कहते हैं, अंग्रेजी शब्द है ऑप्टिकल फाइबर। आप जानते हैं IT क्षेत्र में प्रयोग होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, सूचना के क्षेत्र में प्रयोग होता है। इसमें लाइट ट्रेवल करती है, लाइट को भेजा जाता है। TIR के कारण लाइट बाहर न जा पाए इसलिए अंदर ही अंदर उसे मोड़ मोड़ के एक किनारे से दूसरे किनारे तक भेजा जाता है। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इतना स्पीड से जाती है। तो एक किनारे से दूसरे किनारे जाने में चाहे जितनी बार टक्कर हो लेकिन बहुत समय नहीं लगेगा। था इंडोस्कोपी क्या है सर? इंडोस्कोपी चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग होता है। इंडोस्कोपी विभाग होता है बड़े हॉस्पिटल में, आप देखेंगे मुंह के अंदर से छोटा सा गोली इस तरह से पाइप तार के थ्रू डाल देते हैं, छोटा सा रहता है और उसमें अंदर से पता चलता है कि कौन सा सिम्टम्स कहाँ कहाँ है। तो इंडोस्कोपी कराया जाता है। हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, दुनिया ये सब कराते हैं ना। तो इंडोस्कोपी विभाग भी होता है अच्छे हॉस्पिटल में, उसमें इंडोस्कोपी भी कराया जाता है कि पेट के अंदर कौन सा सिम्टम्स कहाँ कहाँ उपस्थित है, जो डॉक्टर को समझ में आता है तो उसके अनुसार वो देखते हैं। ठीक,
तो ये घटनाएं एंडोस्कोपी चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग होता है और ऑप्टिकल फाइबर आईटी क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में। ठीक, ये उपकरण हैं जो किस पे आधारित है, टीआईआर पर। ये क्या है, हीरे का चमकना घटना है और रेगिस्तान में मारिस्का बनना या ठंडे प्रदेश में मारिस्का का बनना, ये घटना है किस पर आधारित है, टीआईआर पे। ये सभी घटनाएं टीआईआर पे आधारित है। ठीक है, अब इस पर न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आज न्यूमेरिकल इसको हम सिंपल सा 1-2 न्यूमेरिकल अभी करते हैं और फिर बेहतरीन न्यूमेरिकल जो आईआईटी में आए हुए हैं, अच्छे न्यूमेरिकल आएंगे। अगर थ्योरी आपको समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे आप कर पाएंगे। क्रांति कोण पढ़ लीजिएगा, 19 नंबर लेक्चर में है, 20 नंबर लेक्चर में ये है, इसको पढ़ लीजिएगा, दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो 21 नंबर लेक्चर जो आएगा उसमें हम बेहतरीन सवाल करेंगे। ठीक है, इस पर आधारित तो आज भी करेंगे, अभी हम इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, क्या यदि एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से वायु में 25 अंश, 35 अंश, 40 अंश का आपतन कोण बनाते हुए आपतित हो तो किन कोणों पर किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, जबकि पहले माध्यम में किरण की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा वायु में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक, आपको बताना है क्या है, किन कोणों पर किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताने के लिए आपको पता होना चाहिए किरण सघन से विरल में जा रही हो। तो पहले देख लो, बोल दिया है सघन माध्यम से वायु में जा रही है, तो पहला शर्त तो क्लियर हो गया। अब दूसरा शर्त क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, दो ही शर्त हैं, सघन से विरल में जा रही हो। पहला शर्त तो क्लियर हो गया है। दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त यह है कि आई बड़ा हो सी से, तो सी पता होना चाहिए तब ना। ये आई भी 1, 2, 3 आई दिया है, वही तो पूछ रहा है कौन से आई पर आप किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो आप बताइए, तो पहले तो जो सघन माध्यम है उसका आपको क्रांतिक कोण पता होना चाहिए। तो क्रांतिक कोण सर कैसे निकालें, तो आपको पिछली क्लास में हम एक बढ़िया फार्मूला दिए थे कि ये देखो पहला माध्यम सघन माध्यम है, तो पहले माध्यम में चाल ये है, ये आपका V1 हो गया और दूसरा माध्यम वायु है, ये चाल है V2 हो गया। आपका काम हो गया एक लाइन में। कैसे, आपको हमने पिछले क्लास में बढ़िया फार्मूला दिया था, अगर आपको याद हो, एक फार्मूला इस तरह से दिया था, अगर याद करो, sin C बराबर 1n2 बराबर V1 बराबर, पूरा फार्मूला लिख दे, चलो फिर से लिख दे रहा हूँ पूरा बढ़िया सा। 19 नंबर लेक्चर अच्छे से देखो, 1n2 बराबर n2/n1 बराबर V1/V2 बराबर λ1/λ2। इस तरह की फार्मूला दिया था पिछले लेक्चर में, अगर आपको बात पिछला लेक्चर देखे हो तब। और हमने ये बताया था जहाँ पहला माध्यम क्या है, सघन है, और दूसरा माध्यम क्या है, विरल है, क्योंकि सघन से विरल जा रही है। तो जहाँ 1 लिखे हैं वहाँ हम सघन लिख सकते हैं, जहाँ 2 लिखे हैं विरल भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला हम पिछली क्लास में आपको दिए थे। अब मेरा काम हो जाएगा, sin C बराबर V1/V2 लगा देंगे, एक लाइन में उत्तर आ जाएगा। इसे हम हटाएंगे, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, मैं पिछले क्लास में दिया हूँ इसलिए मैं समझाया भी हूँ, ऐसे हटा रहा हूँ कहाँ से दिया था। ठीक, हाँ, आज डायरेक्ट यूज करूँगा, याद दिलाने के लिए आपको हम बता दिए, पिछले क्लास में हम इसे बताए हैं। तो ये हो गया V1 पहले माध्यम में चाल, V2 दूसरे माध्यम में चाल। तो अब देखो sin C बराबर क्या हो जाएगा सर, V1/V2 हो जाएगा। V1 का मान क्या है, ये देखो दिया है, V2 का भाई साहब कटा दो, क्या आ जाएगा सर, sin C बराबर 1/2 आ गया। देखो दशमलव हटाओगे 30 हो जाएगा, 15 दूना 30, दशमलव यहाँ से हटाओगे यहाँ 0 आ जाएगा, 15 दूना 30, 1/2 ही आ गया। जब 1/2 आ गया तो अब काम हो गया क्या, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। इसका मतलब इसके स्थान में चाहे sin 30 रख दो या C बराबर रख सकते हो, C बराबर sin इनवर्स 1/2। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो C का वैल्यू क्या आ गया, 30 अंश आ गया। तो क्रांतिक कोण तो हमें मिल गया ना, क्रांतिक कोण C बराबर क्या आ गया, 30 अंश। अर्थात जो माध्यम आप यहाँ ढूंढ रहे हो उस माध्यम का क्रांतिक कोण 30 अंश है। तो फार टी आई आर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए I बड़ा होना चाहिए C से। इसका मतलब क्या होना चाहिए, I बड़ा होना चाहिए 30 से। अब देख लो I 30 से बड़ा कहाँ है,
तो देखो एक कोण 35 अंश है, एक कोण 40 अंश है, एक कोण 25 अंश है। कौन सा 30 से बड़ा है? सर ये 35 अंश वाला है, 40 अंश वाला, यही दोनों 30 से बड़े हैं। तो जो 30 से बड़ा वाला विकल्प में हो वही उत्तर मान लो। सर पहले में 25 है, 30 से छोटा है, उस पर TIR होगा नहीं। दूसरे में 40 35 है, हाँ 40 और 35 यही तो बड़ा है, यही तो उत्तर है। केवल 40 नहीं, केवल 40 नहीं होगा, 35 भी तो है, क्योंकि 30 से बड़े जितने भी होंगे सब पर पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। केवल 40 बोला है तो 35 भी साथ में है। यहाँ 25 35 40 है, 25 पे नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो गया। तो कैसे सही है समझ में आया? अब अगर ये सवाल कहता कि किन कोणों पर किरण का पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं होगा तो 25 अंश हो जाता। 25 अंश पे किरण हवा में चली जाएगी, मतलब 3 कोण पे अगर गिरा 25 35 40 पर, तो 2 कोणों पर 35 और 40 पे किरण उसी माध्यम में लौटा दी जाएगी, सघन माध्यम में, और 25 पर क्या होगी? हवा में चली जाएगी। मतलब 30 अंश से अगर कम होगा, 30 अंश से कम आपतन कोण, जितने भी आपतन कोण हो, 29 28 25 24 सब हवा में जाएगी किरण, अपवर्तन होगा किरण का अच्छे से शानदार तरीके से। लेकिन 30 के बाद चाहे जितने कोण हो, 31 32 33 34 35 36 जितने भी 40 45 42 जो भी हो, सब पर किरण का पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। बातें समझ में आ गई? चाहे जो पूछेगा जवाब दे देंगे। इसी तरह से अच्छे कंपटीशन में आने वाले सवाल आपसे उम्मीद है कि करेंगे आप। ज़रा इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक होमवर्क आपको दे देंगे, आप करके बताइएगा, ठीक? इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से वायु में जा रही है। यदि वायु के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1.414 है तो किन कोणों पर किरण का पूर्णांतरिक परावर्तन होगा यदि आपतन कोण 30 35 42 हो? ठीक, ये आपके पास ऑप्शन है। मैं देखना चाहूँगा कि कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं, ठीक? और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक? और आगे हम पूर्णांतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण पर एक पूरा क्वेश्चन लेकर आएंगे, केवल इन्हीं पर, ठीक? अच्छे से समझेंगे, अच्छे परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए, मुझे इंतज़ार रहेगा, मुझे मज़ा आएगा इसका उत्तर देखकर। ओके, देखिए ट्राई करिए। थैंक यू।